हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज आवर। हमने एक न्यू सीरीज शुरू की है, डेली वन क्वेश्चन की सीरीज। एंड ये सीरीज टारगेट करेगी सीयूईटी एलएलबी 2023 का एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें डीयू एलएलबी, बीएचयू एलएलबी और अदर लॉ एंट्रेंस के एग्जामिनेशन सीयूईटी के थ्रू होने वाले हैं। इस सीरीज में हम डेली आपको एक क्वेश्चन कराएंगे विच विल बी रिलेटेड टू योर लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं, स्पेशली डीयू एंड बीएचयू लेवल के। एंड इसके थ्रू हम कम से कम आपके 80 से लेके 100 या इससे भी ज्यादा टॉपिक्स क्लियर करेंगे, और इसमें से क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस भी हैं। सो एक लेटेस्ट सीरीज है, आप जितना हो सके इसे शेयर करें ताकि आपके और फ्रेंड्स को भी पता लगे और उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके। सो इसकी अगर हम बात करें तो डेली आपको एक पीवाईक्यू, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाएगा इसमें, जो आपके पिछले पेपर्स में आ चुका है, ताकि डेली बेसिस पे आपकी तैयारी हो सके। उस क्वेश्चन का इन डेप्थ एनालिसिस होगा, और कम से कम 80 से 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और हो सकता है ये क्वेश्चन 150 तक भी पहुंच जाए। जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा उसी हिसाब से वीडियो बनेगी, और डेली एक क्वेश्चन हम डालेंगे। क्विक रिवीजन हो जाएगा आपके टॉपिक का, और ये क्वेश्चंस आपके रिपीट भी हो सकते हैं सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में। तो हाय, आई एम शिवम पांडे। एंड जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं और टेलीग्राम पर भी हैं। इस पे हम अपने कंटेंट पोस्ट करते हैं, लीगल, करंट अफेयर्स कंटेंट जो है वो हम पोस्ट करते रहते हैं। सो जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और विजिट कीजिए, और देखिए आपको काफी यूजफुल चीजें और केस लॉज भी यहाँ पे मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमने हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी हैं फॉर सीयूईटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, डीयू एलएलबी, बीएचयू एलएलबी। केवल 5999 की है, और ज्यादा जानकारी के लिए हमें आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आर्टिकल 12 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में। और वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट इंक्लूड, स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होता है। ये चार ऑप्शन दिए गए थे कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ही होते हैं, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर होता है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट and the government and the legislature of each state, all local and other authorities within the territories of India or under the control of the government of India, या फिर पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। सो क्या होता है आर्टिकल 12 में स्टेट का मतलब। देखिए, ये मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं आर्टिकल 12 में स्टेट का मतलब होता क्या है। देखिए, अगर आर्टिकल 12 की बात करें, सो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 है। और ये आर्टिकल 12 जिसमें स्टेट की बात कर रखी है, इसमें स्टेट की जो डेफिनेशन है वो केवल और केवल पार्ट 3 पे ही अप्लाई होती है, एंड पार्ट 4 पे अप्लाई होती है। ये चीज आप जरूर देख लें कि ये जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो आर्टिकल 12 में दे रखी है, ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट की बात करता है, और पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डीपीएसपी की बात करता है, केवल इन्हीं दोनों पे ये डेफिनेशन अप्लाई होती है। अब डेफिनेशन के हिसाब से स्टेट का मीनिंग है क्या। देखिए, एज पर डेफिनेशन जो स्टेट है वो क्या है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर। किसका, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज यूनियन, प्लस गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर किसका, ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ओके, प्लस लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में क्या आती हैं, लोकल बॉडीज में आ गए आपके पंचायत, या फिर म्युनिसिपैलिटीज, या फिर अदर लोकल बॉडीज, और अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज ये आपका मिलके क्या बनाते हैं, ये स्टेट बनाते हैं। अब अदर अथॉरिटीज में क्या आता है, देखिए अदर अथॉरिटीज में आपके जो स्टैट्यूटरी ऑर्गन्स होते हैं, पीएसयूज होते हैं, या फिर एलआईसी हो गया जो स्टैट्यूट के थ्रू आपके बनती हैं जो कंपनीज, वो सब क्या आती हैं, अदर अथॉरिटीज में आती हैं। और इस अदर अथॉरिटीज की इंटरप्रिटेशन अलग से दे रखी है जुडिशियरी ने, जिसमें अदर अथॉरिटीज का मीनिंग समझा रखा है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। सो बेसिकली क्या है, ये मतलब होता है स्टेट का।
सो स्टेट अगर हम बात करें किससे मिलके बनता है, स्टेट मिलके बनता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट किसका, यूनियन गवर्नमेंट का, प्लस गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर किसका, स्टेट गवर्नमेंट का, जिसमें यूटीज भी आती हैं, यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं, प्लस लोकल बॉडीज जिसमें पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज आते हैं, और प्लस अदर अथॉरिटीज जिसमें आपके पीएसयूज या फिर एलआईसी या फिर कोई भी स्टैट्यूट द्वारा कोई भी कंपनी बनी है वो आती है। तो आपने ये देखा सेंटर प्लस स्टेट प्लस लोकल अथॉरिटीज, सो ये 3 टायर ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये तो आएगा ही आएगा, इसके साथ अदर अथॉरिटीज, ये मिलके स्टेट बनाती है। तो एज पर दिस ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है सी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए जानने वाली चीज क्या है, अदर अथॉरिटीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। स्टेट ने अदर अथॉरिटीज को एक बहुत ही ब्रॉड और मैं ये कहूं कि सही वे में डिफाइन किया है कि आपको मीनिंग इधर-उधर तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एम्बिग्यूटी जो होती है वो ये होती है कि अदर अथॉरिटी का मतलब क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये आपको एक लीगल मैगजीम जो है एजिस्टम जेनेरिस, बड़ा इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप इसको देख लीजिए। इसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, ऑफ द सेम काइंड या फिर ऑफ द लाइक नेचर, ठीक है। तो एक केस था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस संताबाई, ठीक है, शांताबाई। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें क्या कहा गया था कि स्टेट का जो मतलब होता है, मद्रास हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ एजिस्टम जेनेरिस इवॉल्व किया था। ये प्रिंसिपल किसने इवॉल्व किया था, मद्रास हाई कोर्ट ने, और ये कहा था कि कोई भी अथॉरिटी अगर स्टेट की तरह काम करती है, स्टेट का काम करती है, ठीक है, तो वो जो है अदर अथॉरिटीज में गवर्न हो जाती है, जो हमारे आर्टिकल 12 में दे रखा है, ठीक है। अब देखिए आपको एक केस के नाम याद नहीं करने, अगर आप सीयूटी एलएलबी की बात कर रहे हैं, हाँ सीयूटी एलएलएम में आपको याद करना पड़ सकता है, बट एलएलबी में याद करने की जरूरत नहीं है आपको केस के नाम, ये जस्ट मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। और इसमें ये जो आपका एजिस्टम जेनेरिस है, ये लीगल मैक्सिमम आप याद कर लीजिए, इसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड। उसके बाद राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आया, ये केस जो था, इसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 12 जो है वो वाइड है, बहुत ही वाइड है नेचर में, और ये क्या क्या इंक्लूड करता है, ये अपने अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड करता है। बेसिकली अगर कोई अथॉरिटी जो है वो किसी एक्ट द्वारा बनाई गई है और जिसमें पावर कन्फर की गई है, कौन सी पावर, जो पावर गवर्नमेंट को परफॉर्म करनी है, सो वो सारी अथॉरिटी जो कोई भी गवर्नमेंटल या क्वाजी गवर्नमेंटल फंक्शन कर रही है वो स्टेट में होगी, ठीक है। उसके बाद सुखदेव वर्सेस भगत राम का केस आया, जिसमें और इसको एक्सप्लेन किया गया कि जो कॉरपोरेशन है वो भी स्टेट हो सकते हैं अगर वो क्या बना रहे हैं, पावर टू मेक रेगुलेशंस, अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं, इसके साथ साथ उसके लिए रेगुलेशंस बना रहे हैं कि उन्हें कैसे काम करना है, और विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू सम पब्लिक फंक्शन, ठीक है। तो वो भी क्या होगा, वो भी स्टेट होगा, ठीक है। और वो जो रेगुलेशन बना रहे हैं दे हैव फोर्स ऑफ लॉ, तो ऑब्वियस सी चीज है, स्टेट का फंक्शन हो गया, तो वो अथॉरिटी होगी, वो क्या होगी, वो स्टेट की अथॉरिटी होगी, अदर अथॉरिटीज में आएगा। उसके बाद ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो केस है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर डी शेट्टी वर्सेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। सो बेसिकली क्या है कि आप देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट केस है, इसका आप नाम याद कर लीजिएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो केस है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड इसमें कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, जैसे डीप एंड परवेसिव कंट्रोल, फंक्शनल करेक्टर ऑफ गवर्नमेंट इन ए सेंस, एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू कॉर्पोरेशन। सो बेसिकली आप हैव अ लुक एंड नॉट इंपॉर्टेंट टू एलएलबी पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद अजय हासिया केस आता है, जो बात करता है क्या जो सोसाइटी होती है, रजिस्टर्ड सोसाइटी, क्या वो स्टेट होती है। तो इसमें कोर्ट क्या कहता है कि हम ये नहीं देखेंगे अबाउट द सोसाइटी, हम इसके साथ साथ कोई भी अगर जूरिस्टिक फंक्शन है, जब हम ये डिसाइड करें कि कोई जूरिस्टिक फंक्शन स्टेट है या नहीं है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी हो गई, ये भी एक जूरिस्टिक पर्सन है, तो हम ये देखेंगे कि उसको क्यों पिक्चर में लाया गया, उसको बनाया क्यों गया है, तो उसके बेसिस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि स्टेट है या नहीं है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या जुडिशियरी स्टेट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो प्रेम गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये केस आता है जिसमें जुडिशरी जो है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, वो ये कहता है कि अगर कोई रूल मेकिंग पावर है या कोई अपॉइंटमेंट हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल जुडिशरी में क्लर्क अपॉइंट होते हैं या फिर अदर कोई रूल मेकिंग पावर है, तो वो तो स्टेट के एम्बिट में आएगा, उसको आप एज अ फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट हो जाए तो आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बाकी जो जैसे जजमेंट्स हैं, ठीक है, अदर जुरिस्टिक फंक्शन जैसे जजमेंट हो गया, ये सारी चीजें जो कोर्ट डिलीवर करता है, ये स्टेट में नहीं आता, क्यों, क्योंकि अगर ये स्टेट में आएगा तो हर 2 दिन में कोई ना कोई कोर्ट के जजमेंट है वो चैलेंज करता रहेगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी है कि स्टेट की डेफिनेशन फाइंड आउट करना क्यों जरूरी है।
स्टेट की डेफिनेशन फाइंड आउट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो प्रिजर्व करना किसकी जिम्मेदारी होती है कि इसको प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है स्टेट की। जो स्टेट है वो क्या करेगा, फंडामेंटल राइट किसके, इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्टेट को डिफाइन करें और जो इंडिविजुअल है वो स्टेट के अगेंस्ट अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराता है। हाँ, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी आप एनफोर्स करा सकते हैं, बाकी मोस्टली आप जो राइट्स होते हैं वो स्टेट के अगेंस्ट करते हैं। और अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं, सो हु इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट? This is Supreme Court. So this is the overall view of this particular topic. Thank you so much for watching. Please share, subscribe and watch this video. Thank you so much.